गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैंने कल आपको रासायनिक बल गतिकी के अंदर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण के बारे में बताया था। तो अपन ने बताया था कि एक तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो क्या होती है, ठीक है, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सबसे पहले वेग समीकरण ज्ञात करते हैं और अवकलित वेग समीकरण से अपन समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करते हैं। तो अपना जो समाकलित वेग समीकरण आया था वो ये आया था k0 बराबर x/t। यहाँ जो k0 है वो k0 जो है वो है शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक, शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक, शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये जो x है वो है वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ठीक है। वियोजन की मात्रा क्या होती है? इकाई समय में क्रिया कारक पदार्थ का जितना अंश या जितना भाग अपघटित हो जाता है वो वियोजन की मात्रा कहलाती है। तो ध्यान रखना, क्रिया कारक का जितना भाग अपघटित होगा वो भाग प्रोडक्ट में बदल जाता है। और x कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक सांद्रता, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, माइनस अंतिम सांद्रता। तो क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, ऐसे लिखे तो अपन देखो, जैसे माना A इक्वल टू प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन है, तो इसमें रिएक्टेंट कौन है? ये रिएक्टेंट है A। तो A की प्रारंभिक सांद्रता माइनस A की अंतिम सांद्रता। यह मैंने जीरो इसलिए लगाया कि जीरो समय पर ये क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है और ये अंतिम सांद्रता। यहाँ T लगा भी सकते हैं और नहीं, T समय है। तो देखो k0 बराबर x/t, ये शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण आ गया। नंबर एक बात ये ध्यान रखना, जो अगर अपन से बात करें कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो इसके लिए अपन अवकलित समीकरण देखेंगे। कौन सी समीकरण? अवकलित समीकरण देखेंगे। तो अवकलित समीकरण में अपन ने देखा dx/dt बराबर k और a की पावर 0, ये अवकलित समीकरण थी। तो यहाँ अपन ने देखा कि जो अभिक्रिया का वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ध्यान रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। शून्य कोटि के अलावा चाहे उसकी कोटि 1 हो तो यहाँ 1 आएगा, 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, और जब 1, 2, 3 आएगा तो रेट क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करेगा। लेकिन शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे सांद्रता कम हो या फिर ज़्यादा, ठीक। अब दूसरी बात है, ये अपन ने देखा, अपन ने निकाल लिया k0 बराबर x/t समाकलित समीकरण, ठीक है। इकाई अपन जैसे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में अपन नंबर ए, अपन यदि इकाई की बात करें, किसकी बात करें? इकाई की। तो यहाँ देख लो k0 बराबर क्या है? x/t। x क्या है? वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कह लो या सांद्रता कह लो, और वियोजन की मात्रा और सांद्रता की इकाई सेम होती है और वो होती है मोल लीटर इनवर्स। और समय की इकाई क्या है? सेकंड, ऊपर जाएगी तो सेकंड इनवर्स। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता दी थी, शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए, द्वितीय कोटि के लिए। दूसरी बात करें तो यहाँ देखो x बराबर क्या हो जाएगा? k0.t, या x रेट कांस्टेंट और इक्वल टू हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू t। वियोजन की मात्रा और समय के बीच में यदि अपन ग्राफ खींचें तो देखो कैसा प्राप्त होगा? समानुपाती के लिए सीधा ग्राफ प्राप्त होता है। ये समय हो गया और ये x हो गया, और ये x प्रोपोर्शनल टू t।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। वियोजन की मात्रा का मतलब है क्रिया कारक पदार्थ की मात्रा अपघटित होगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी। तो x प्रोपोर्शनल टू t। तीसरा जो आता है अपना वो आता है अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम। अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ टाइम, अर्ध आयु काल टी हाफ। तो देखो अर्ध आयु काल वैसे ही पता चल रहा है कि अर्ध आयु काल मतलब आधा जीवन काल होता है। यदि किसी का पूर्ण जीवन काल यदि माना 70 वर्ष है तो उसका अर्ध आयु काल 35 वर्ष होगा। ठीक है, मतलब जैसे माना क्रिया कारक की मात्रा अपन ने 70 ग्राम ली और यदि वो 2 घंटे में वो 35 ग्राम रह जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कितना होगा, 2 घंटे होगा। ठीक है ना, तो अर्थात अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय उस अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 50% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, 50% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय उस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल कहलाता है और इसे टी हाफ से शो करते हैं। जैसे माना प्रारंभ में क्रिया कारक पदार्थ की मात्रा 40 ग्राम है और यदि 4 घंटे में वो 20 ग्राम रह जाती है तो सभी क्रिया का अर्ध आयु काल 4 घंटे होगा। मतलब अर्ध आयु काल के समय जो क्रिया कारक की सांद्रता थी वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाएगी। मतलब आधा भाग क्या हो जाएगा, अपघटित। क्या हो जाएगा, अपघटित। इसलिए ध्यान रखना जब अपन t बराबर टी हाफ लेते हैं, क्या लेते हैं, t बराबर टी हाफ, तब जो वियोजन की मात्रा है, वियोजन की मात्रा मतलब क्रिया कारक का कितना भाग, टी हाफ का मतलब आधा भाग अपघटित हो जाएगा। या वियोजन की मात्रा प्रारंभिक मात्रा की क्या हो जाएगी, आधी। या क्रिया कारक पदार्थ की मात्रा प्रारंभिक सांद्रता की कितनी हो जाएगी, आधी। मतलब आधा भाग वियोजित हो जाएगा और वो उत्पाद में बदल जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगी, a/2, प्रारंभिक सांद्रता की कितनी आएगी, आधी आएगी। और अपन जानते हैं चूंकि शून्य कोटि के लिए k0 बराबर क्या होता है, x/t होता है। क्या होता है, x/t। इसलिए k0 बराबर x की वैल्यू रख दो a/2 इंटू टी की वैल्यू क्या रखेंगे, टी हाफ, टी हाफ। तो ये ध्यान रखना टी हाफ इधर ले लो a/2 इंटू k0। ठीक है, या अपन ऐसे भी कह सकते हैं टी हाफ बराबर और कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल टू a ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू a। यहाँ पर जो a है वो क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता को बताता है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता को बताता है, प्रारंभिक सांद्रता। तो इसका मतलब ये हुआ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है ना, तो ये देख लो, अगर इस पर न्यूमेरिकल आए और उसके लिए रेट कांस्टेंट पूछे शून्य कोटि के लिए तो सूत्र लगाएंगे a/2 इंटू टी हाफ, और टी हाफ पूछे तो a/2 इंटू k0। तो ध्यान रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया में अपन को प्रारंभिक सांद्रता, अर्ध आयु काल और रेट कांस्टेंट, इन तीनों में से 2 चीज़ अपन को मिलेगी और एक चीज़ अपन को निकालनी पड़ेगी। ए पूछेगा तो टी हाफ इंटू 2 इंटू k0 कर देना, टी हाफ पूछे तो a/2 इंटू k0 कर देना, और k0 पूछे तो a/2 इंटू टी हाफ सूत्र लगा देना। इस प्रकार से k0 या टी हाफ की वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये सवाल भी कई बार आता है कि उस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जिसमें अर्ध आयु काल का मान उसकी प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ध्यान रखना वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी जिसमें अर्ध आयु काल का मान प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना शून्य कोटि की अभिक्रिया वही अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग, कहाँ लिखा था मैंने, अपकलित समय, जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, तो देखो अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता में जो संबंध होता है वो कौन सा होता है, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/n-1। यहाँ n कोटि को दर्शाता है, जैसे n बराबर 0 के लिए अपन ज्ञात करें, किसके लिए,
n बराबर 0 के लिए तो क्या हो जाएगा, t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, अब देखो a की पावर 0 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a की पावर क्या है -1, और -1 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब यहाँ देखो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का रिलेशन कैसा है, सेम है। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, इससे अपन शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए पूछे तो n बराबर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1, n के स्थान पर 1 में से 1 गया तो 0, मतलब प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का मान उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या है, 0। अगर अपन दूसरी कोटि के लिए पूछे तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n के स्थान पर कितना रख देंगे, 2 में से 1 गया तो 1, तो a की पावर 1। तो द्वितीय कोटि के लिए अर्धायुकाल का मान उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना, शून्य कोटि में समानुपाती होता है, प्रथम कोटि में अर्धायुकाल का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, और द्वितीय कोटि में व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लो। इसमें जो भी अपन एग्जाम्पल लिखेंगे अभिक्रियाओं के, अपन कौन से लिखेंगे, वो वाली अभिक्रिया लिखेंगे जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। H2 + Cl2 = 2HCl प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया लिख सकते हैं N2 + 3H2 = 2NH3, अपन ये भी लिख सकते हैं जो आयरन चूर्ण की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। तो जो भी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं वो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। अब आती है अपनी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे अपन ने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पहले अवकलित समीकरण निकाला था, फिर समाकलित समीकरण निकाला और फिर उसकी प्रॉपर्टी निकाली थी, ठीक इसी प्रकार से अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन पहले अवकलित समीकरण, समाकलित, फिर उसकी प्रॉपर्टी और फिर लास्ट में उसके एग्जाम्पल। तो देखिए जैसे जो परिभाषा अपन ने शून्य कोटि में लिखी कि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो प्रथम कोटि में वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता की प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये अपन ने एग्जाम्पल लिखा A = प्रोडक्ट प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के समानुपाती होता है। अब देखो रेट बराबर सूत्र क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, dx/dt बराबर, इसमें कांस्टेंट K1 ले लो जिससे अपन को पता रहे कि ये K1 फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है, K0 शून्य ऑर्डर का, a की पावर 1 है, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी a - x। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो a की सांद्रता है इसका मतलब होता है t समय पश्चात सांद्रता, t समय पश्चात a की सांद्रता, और a कौन है, क्रिया कारक। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, t समय पश्चात इसकी सांद्रता निकालते हैं तो प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a में से वियोजन की मात्रा को घटा देते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल a - x। तो ध्यान रखना प्रारंभिक सांद्रता में से वियोजन की मात्रा को घटा देते हैं, इसलिए ये a - x लिखा जाता है। ये इसका अवकलित समीकरण है। क्या है, अवकलित। अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह आप देखो समाकलित निकालेंगे तो इसका वज्र गुणा करो, dx/a - x बराबर K1 × dt। समाकलन कर दो। अब समाकलित समीकरण निकालेंगे तो समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर तो देखो समाकलन करो, dx/a - x का समाकलन क्या होगा, -ln a - x। ठीक है, K1 कांस्टेंट है, ये बाहर ही रह जाएगा। dt का समाकलन क्या होगा, t और क्या लगा देंगे लास्ट में c। समीकरण नंबर 1।
तो dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन माइनस ln a माइनस एक्स होगा बराबर k1 की जगह k1 और dt का समाकलन t प्लस में c लगा देंगे। और c क्या है पहले भी बता चुका हूँ, c बराबर रेट समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन नियतांक। अब पहले की तरह अपन क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे तो कंडीशन लगा देंगे यदि t बराबर 0 मतलब जब समय कितना है 0 है अर्थात अभी क्रिया शुरू नहीं हुई है तो वियोजन की मात्रा भी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि उस समय क्रिया कारक 100% है तो 100 ही रहेगा अर्थात प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो समीकरण 1 से तो मान रख दो माइनस ln a माइनस एक्स के स्थान पर 0 बराबर k1 t की वैल्यू भी 0 है प्लस c, तो c बराबर क्या जाएगा माइनस ln a में से 0 गया तो a बचेगा। समीकरण नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 2 से c की वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो यहाँ पर इधर की साइड देख लो, तो c की वैल्यू किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t। और देख लो बेटाओ c की वैल्यू कितनी है माइनस ln a, तो यहाँ रख दो माइनस ln और ये 1। ये अपन ने c की वैल्यू रख दी, ये c की वैल्यू रख दी समीकरण 1 में और सारा समीकरण यहाँ से यहाँ तक एज इट इज है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। या ये माइनस का है, इसको उठाकर इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा बोलो, प्लस का ln a माइनस ln a माइनस एक्स बराबर k1 t। ठीक है, अब आप देखो लघु गणक का रूल होता है, जो पॉजिटिव होती है उसे कहाँ पर लिखते हैं ऊपर और जो नेगेटिव होती है उसे कहाँ रखते हैं नीचे। ठीक है, बराबर k1 डॉट t। या k1 की वैल्यू निकालेंगे तो k1 t इधर आएगा तो किस में हो जाएगा 1/t और ये क्या बचा ln a अपॉन a माइनस एक्स। ये अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या k1 बराबर ln की वैल्यू कितनी होती है, ln बराबर होता है 2.303 लॉग के आधार में 10। तो इसको इसमें चेंज करेंगे लघु गणक में तो किससे गुणा कर देंगे 2.303 अपॉन t। ln की जगह क्या लिखेंगे log a अपॉन a माइनस एक्स। 10 लिखना चाहो तो लिख दो वरना मत लिखो, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का व्यंजक आ गया। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए, k1 बराबर या तो ये पूछता है या k1 बराबर ये पूछता है, जो अपन को a इक्वल टू प्रोडक्ट से शुरू करके यहाँ तक अपन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आ गई अपनी k1 की वैल्यू। तो देखिए अब प्रॉपर्टीज में अपन पहले एक इकाई निकालते हैं नंबर 1 पर। तो अपन जानते हैं जैसे k1 का फॉर्मूला आया था 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 1/t की इकाई क्या हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, a क्या है सांद्रता और a माइनस एक्स भी क्या है सांद्रता। ठीक है, सांद्रता बटे सांद्रता, इससे ये कट जाएगा, इकाई क्या जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई क्या आती है सेकेंड इनवर्स। दूसरी बात करें अपन t हाफ की बात करें, या चलो ग्राफ देख लो पहले। ग्राफ में बात करें तो अपन यहाँ देखो, यदि अपन इसको इसी समीकरण 1 से देखो, ये समीकरण 1 से log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा k1t अपॉन 2.303, या log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर और कांस्टेंट को हटाओ तो क्या आएगा प्रोपोर्शनल टू t। मतलब अगर अपन इसमें ग्राफ खींचते हैं तो कैसी रेखा प्राप्त होती है बोलो, सीधी रेखा प्राप्त होती है। ये t आ जाएगा x अक्ष पर और ये आ जाएगा इधर log a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये
इसका क्या आ जाएगा k1 अपॉन ये इसका क्या हो जाएगा ढाल। तो इसका ढाल कितना आया k1 अपॉन 2.303, ये इसका ढाल है। तो देखो अगर log a अपॉन a माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू t में यदि अपन ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होती है और इसका ढाल k1 अपॉन 2.303 होता है। तीसरी बात यदि अपन करते हैं यहाँ, ठीक है ना, जो अपन ने निकाला था कि log a अपॉन a माइनस एक्स बराबर कितना आया था k1 t अपॉन 2.303। इसमें देखो इसको अपन क्या करते थे, log खोलो वापस उल्टा चलो, पहले अपन इसको सॉल्व करने पर ही आया था, इसको उल्टा चलो log a माइनस एक्स बराबर k1 t अपॉन 2.303। इस t को मैं यहाँ लिख देता हूँ t, कोई अंतर, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ माइनस log a माइनस एक्स बराबर k1 अपॉन 2.303 इंटू टी, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस log a। आ गई बात समझ में। अब इसको यदि मैं माइनस से गुणा कर देता हूँ तो ये किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा log a माइनस एक्स बराबर, इसको माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2.303 डॉट टी, और माइनस माइनस ये किसका हो जाएगा प्लस का log a। इस समीकरण को देखिए आप, ये समीकरण कैसा प्रतीत होता है, रोक देना। हाँ तो ये देखो अपना आ गया log a माइनस एक्स बराबर माइनस k1 अपॉन 2.303 t प्लस log a। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ देखो। तो अब इस समीकरण को देखो, ये तो इसको यदि अपन माने y बराबर, ठीक है, इसको अपन क्या मान लें m, क्या मान लें m, और इसको क्या मान लें x, और प्लस, और इसको क्या मान लें c। तो देखो ये समीकरण कैसा बन जाता है, y बराबर mx प्लस c, क्या बन जाता है y बराबर mx प्लस c। सॉरी ये माइनस है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है। तो देखो जब y और x और y में जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो देखो इधर यहाँ x कौन है t, तो यहाँ क्या आ जाएगा t, ठीक है, ये लिख देता हूँ, ये कौन है ये x है, ठीक है, और ये कौन है ये m है, ये y ये m ये x और ये c हो गया। x और y में हमेशा ग्राफ खींचते हैं, m इसका ढाल होता है, क्या होता है ये ढाल, और c कौन होता है अंतःखंड, क्या होता है अंतःखंड को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो आप देखिए यहाँ पर ग्राफ हमेशा x और y में खींचा हुआ आएगा। x कौन है t, x को x अक्ष पर, y कौन है log a अपॉन a माइनस log a माइनस एक्स, ठीक है। अब यह ध्यान रखना, ये जो ग्राफ है मैं इधर एक और बना देता हूँ, ये x और y, वही x के स्थान पर t है, लो y के स्थान पर जो भी हो। अगर माना ये माइनस mx की जगह माना ये होता y बराबर mx प्लस c होता, तो अपन इसका ग्राफ ऐसे बनाते, कैसा बनाते ऐसे, लेकिन ये है माइनस में तो इसका ग्राफ अपन ऊपर से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ऊपर से। तो याद रखना माइनस वाले में ऊपर से बनेगा और प्लस वाले में थोड़ा ऊपर से सीधा बनेगा। इसमें जो अंतःखंड है वो ये होता है अंतःखंड, और इसमें जो अंतःखंड होता है वो ये होता है, ये अंतःखंड है, और अंतःखंड कितना c, तो ये log a, इसका अंतःखंड कितना हो जाएगा log a, ठीक है। ये y हो गया, ये x हो गया ढाल, ये इसका ढाल है, ढाल यहाँ लिख दो, कितना हो जाएगा माइनस k1 अपॉन 2.303। तो ध्यान रखना ये अंतःखंड होता है, ये इसमें ढाल होता है। तो ये किसके लिए हैं, ये प्लस वाले के लिए हैं, और ये किसके लिए हैं माइनस वाले के लिए। तो कई बार आ जाता है कि log a माइनस एक्स और t के मध्य ग्राफ खींचिए, तो अपन को ये वाला ग्राफ खींचना है, ठीक है। अब आता है अपना थर्ड पॉइंट है t हाफ, अर्ध आयु काल।
अपन जानते हैं कि अर्ध आयु काल में t बराबर, जब t हाफ होता है तब x बराबर क्या हो जाता है, a/2, अर्थात वियोजन की मात्रा प्रारंभिक सांद्रता की कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो देखो चूंकि जो समीकरण है k1 बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, तो वैल्यू रख दो k1 बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, एक्स की जगह अपन क्या रख देंगे, a/2। तो देखो मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ, ये a पूरा एक a है और ये आधा a है। ध्यान रखना, ये a पूरा कितना है, एक a है और ये वाला आधा है। तो बताओ एक में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधा a बचेगा। तो क्या हो जाएगा, k1 बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a/2 बचेगा, बटेगा 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो a/2 है तो a/2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आप देख लो यहाँ से ये कट गया, क्या बचा, log 2। तो बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। कितनी होती है, 3010। तो यहाँ अपन log 2 की वैल्यू रख देंगे 0.3010 और 0.3010 को 2.303 से गुणा कर देंगे। थोड़ा इधर ले लिया। तो अपन ने log 2 की वैल्यू रख दी 0.3010, इसको हल कर लो, मल्टीप्लाई करो 0.693 अपॉन टी हाफ। ये आ गया अपना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.693 है तो 6.93 अपॉन टी हाफ इंटू 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1, क्योंकि अपन ने दशमलव को एक अंक आगे खिसकाया है तो माइनस में चला जाएगा, पीछे खिसकाते तो प्लस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्ध आयु, ऐसे भी लिख लो, टी हाफ बराबर 6.93 इंटू 10 की पावर माइनस 1 अपॉन k1। जो अर्ध आयु काल होता है वो क्रिया कारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का मान उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो ये अपन को सिद्ध करना पड़ेगा अर्ध आयु काल से लेकर यहाँ तक। ठीक है।